नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ एक चीज मैं साफ कर दूं, इससे पहले कि कुछ लोग रोएं कि बार बार सरकार को क्यों बीच में लाते हो, हमारे पापा की इसमें क्या गलती है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो? नहीं। अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। कभी कहते हैं कि 35 साल के लिए, कभी कहते हैं 40 साल के लिए। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया था। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी सपोर्ट करते हैं, उनकी भयंकर तरीके से आंखें खुलने वाली हैं। अभी मजा आएगा ना। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। अच्छा। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी, जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? एक आदमी बीजेपी सपोर्टर को चैलेंज कर रहा है कि वो एक अचीवमेंट गिना दे मोदी की, वो नहीं गिना पा रहा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब बीजेपी का कोई ऐसा काम बताइए अच्छा जो सब बीजेपी को वोट। और इस बीजेपी सपोर्टर के पास कोई जवाब नहीं है इसका। ये अपनी पैंट उतारने को भी तैयार हो जाता है मोदी के लिए, अपना प्यार जताने के लिए। नरेंद्र मोदी खुद को गंगा पुत्र कहा करते थे, तो अब नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? बात तो सही है। क्यों नहीं मांग रहे वोट काम पर? ये मेक इन इंडिया का शेर याद है दोस्तों? अब तो ये शेर कहीं नहीं दिखाई देता किसी चुनावी पोस्टर पर। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, लुक ईस्ट पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना, अग्निवीर। अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसके दम पर चुनाव लड़ सको। राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी को ओपन डिबेट के लिए भी चैलेंज कर दिया है। इतना अच्छा मौका है कि राहुल गांधी के साथ 1-on-1 डिबेट करें और बता दे लोगों को, देश की जनता को दिखा दें कि इन्होंने 10 साल में कितना काम किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन ना तो इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इन 10 सालों में, ना कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया जिसमें कोई खुलकर सवाल पूछ सके इनसे। तो कहां से इनमें हिम्मत होगी एक डिबेट करने की? I'll have to rest for a water. जितना नजर में रहोगे उतना लोगों के दिमाग में घुसोगे। सही पकड़े हैं। अखबार पर नरेंद्र मोदी, रेडियो पर नरेंद्र मोदी, टीवी चैनलों पर नरेंद्र मोदी, फेसबुक पर नरेंद्र मोदी। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। पेट्रोल पंप की होर्डिंग्स पर नरेंद्र मोदी, सड़क पर पोस्टर छपे हैं, गूगल एड्स पे करोड़ों खर्च करके अपना चेहरा दिखा रखा है हर एक सरकारी स्कीम के इश्तिहार पे। अरे ये सब तो छोड़ो, कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे भी नरेंद्र मोदी। सेल्फी पॉइंट्स तक बना डाले इन्होंने जगह जगह। 2022 की इस रिपोर्ट को देखिए। आईएनबी मिनिस्ट्री ने बताया कि सरकार ने 8 सालों में 6,400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किया एडवर्टाइजमेंट्स पर। यही नहीं, अभी और सुनिए। हर रोज का 71 लाख रुपए तो अखबारों में ऐड देने में लगा दिया। और ये सब तो सरकारी पैसे से चलने वाली एड्स थी। इसके अलावा जो पार्टी फंड से चलने वाली एड है वो अलग। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बताता है भाई। और गोदी मीडिया के एंकर जो दिन रात चाटुकारिता करते हैं वो अलग। हर जगह नरेंद्र मोदी। ओडिशा में जाकर कहते हैं कि ओडिशा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, और कर्नाटका में जाकर कहते हैं नहीं, हम कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते हैं। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। वाह। बात समझ रहे हो ना दोस्तों? वोट पाने के लिए जहां जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। हर एक राज्य में एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ एक नाता निकल कर आ जाता है। पूरे देश में यही स्ट्रैटेजी चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गौ माता के नाम पर लोगों को इमोशनल करती है। ये बात तो सही है। कहते हैं कि गौ हत्या को अगर रुकवाना है तो हमें वोट करो। केरला में जाकर इसका उल्टा कहते हैं, अगर क्वालिटी बीफ चाहिए आपको तो हमें वोट करो। जब गोवा की बात हुई तो 2015 में अमित शाह ने खुद कहा था कि इनका देश भर में बीफ बैन करने का कोई प्लान नहीं है।
अब जनता के लिए अच्छे काम करना ये भी एक तरीका है सत्ता हासिल करने का, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे? काम के नाम पर या तो लोगों को सपने दिखाए जाते हैं या फिर नौटंकियां करी जाती हैं। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। कुछ भी एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। खाओ माँ कसम। तो एक बार कहा बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? फ्रांस के साथ भी इनका पुराना नाता रहा है और यदुवंश के साथ भी इनका रिश्ता नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। और अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट देखिए। बिहार में समीकरण कुछ और थे तो वहां मोदी शांति दूत बन गए। ये बोलने लगे कि मैं देश को धर्म के नाम पर नहीं बंटने दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। वाह। अलीगढ़ की रैली में भी मुस्लिमों के हितैषी बनकर आए थे। बोलने लगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और 14 मई को तो इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये तक कह डाला। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। आप में से कुछ लोग ये देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये कैसे हो सकता है? मोदी कॉम्युनल है या सेक्युलर है? या फिर इन्हें अब कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है? ऐसा नहीं है, इनके ये दो चेहरे हमेशा से ही रहे हैं। 2014 के इस ट्वीट को देखिए, सेक्युलरिज्म हमारे खून में है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। कुछ भी। क्योंकि देखो, वैसे तो नरेंद्र मोदी मटन और मछली पर बहुत शोर मचाते हैं अपने भाषणों में। बात तो सही है। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हलाल बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से चंदा लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। बस बात यह है कि नरेंद्र मोदी का वफादार होना चाहिए। देश का पूरा सिस्टम ही नरेंद्र मोदी के वफादारों और चाटुकारों का सिस्टम बन जाए। चारों तरफ इन्हीं के ही लोग, इन्हीं के ही गुणगान। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सरदार पटेल का नाम हटाकर स्टेडियम का नाम अपने नाम पर कर लिया और स्टेडियम के दो एंड्स के नाम इनके दोस्त अंबानी और अडानी के नाम पर दे दिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक बहुत बड़ा फूलों का हार लेकर आया गया था। आमतौर पर जब ऐसा होता है तो सभी नेता उस माला के अंदर आ जाते हैं, बात तो सही है। लेकिन यहाँ क्या हुआ आप देखिए। अमित शाह और राजनाथ सिंह को देखिए। मोदी जी को जय श्री राम। एक बार साहेब ने अपनी सुरक्षा में लगे हुए एसपीजी कमांडो को डांट दिया था, देखिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा।
साथ ही कमांडो से खुद से थोड़ी दूरी बनाने को भी कहा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो? नहीं। इसके अलावा कुछ और रिवॉर्ड्स हैं, जैसे कि मोदी आपको अपने घर बुलाएंगे। अपने भाइयों को नहीं बुलाया वो अलग बात है, लेकिन 2015 में इन्होंने #Super150 इन्फ्लुएंसर्स को अपने घर बुलाया था और इनमें से माँ बहन की घटिया गालियां देने वाले गालीबाज ट्रोल्स बहुत थे। ऐसे लोगों को पीएम मोदी ट्विटर पर फॉलो भी करते हैं और बड़े प्राउडली वो अपने बायो में लिखते हैं, प्राउड टू बी फॉलोड बाय पीएम मोदी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये भी देखिए डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कितनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, वही लोग जिन्हें पीएम मोदी फॉलो करते हैं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया ताकि आप ये विस्तार से देख सको कि हर जगह इन्हें अपने वफादार चाहिए। सही पकड़े हैं। नेता, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, ईडी, सीबीआई अफसर, इलेक्शन कमिश्नर, आरबीआई गवर्नर, जज। यही नहीं, अभी और सुनिए। कल्चरल इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन, यूनिवर्सिटीज के वीसी, फिल्म मेकर, पत्रकार, क्रॉनी सेठ, स्पिरिचुअल गुरु, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, हर जगह इनके लोग। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और ये सारे लोग चाहे अव्वल दर्जे के भ्रष्टाचारी हो, क्रिमिनल हो, निकम्मे हो, इनमें कोई खास टैलेंट ना हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनकी वजह से देश का विज्ञान, देश की कला, देश की इकोनॉमी सब नीचे गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। खाओ माँ कसम। कभी कहते हैं कि 35 साल के लिए, कभी कहते हैं 40 साल के लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया था। चलो इतनी तो बोलने में गलती हो सकती है, 35 साल हो, 40 साल हो, लोग अक्सर भूल जाते हैं। बात तो सही है। लेकिन सवाल ये कि वो एमएलए पहली बार बने 2002 में, तब उनकी उम्र होगी 52 इयर्स। लेकिन उससे पहले 90s में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरेन टूर्स कर ली। ये फोटोज देखो उनकी आईफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने, अमेरिका में हॉलीवुड के सामने, लंदन गए वो, मलेशिया गए। वाह क्या सीन है। क्या 40 साल भिक्षा मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि फॉरेन के टूर्स कर रहे हैं? नहीं। क्या आरएसएस ने इंडिया की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था? तो इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, आरएसएस का भारत की आजादी की लड़ाई में ना के बराबर योगदान था। कुछ लोगों को बात हजम करनी काफी मुश्किल थी तो बार बार काउंटर क्वेश्चन किया गया, लेकिन ग्रोक ने जवाब हमेशा यही दिया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आरएसएस का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एब्सेंट रहना वेल डॉक्यूमेंटेड है और गोलवलकर ने स्वयं अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में ये स्वीकार किया था। ये एआई यहाँ पर ठोस सबूत और सोर्सेस के साथ फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा है। बात तो सही है। जब एक और यूजर ने पूछा कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा डरते हैं, तो उसने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। जब इससे पूछा गया कि भारत के सबसे कम्युनल नेता कौन है, तो इसने फिर से नरेंद्र मोदी का नाम लिया। इसलिए सावरकर के बारे में भी पूछने पर बताया कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वाले में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है। उन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जिन लोगों ने असलियत में इतिहास को पढ़ा है, उन्हें ग्रोक के इन जवाबों में कुछ गलत नहीं लगेगा। बात तो सही है। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि ग्रोक यहां कितने सटीक तरीके से बोलचाल की भाषा में फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ लोग इसके जवाबों को देखकर इतना इरिटेट हो गए कि ग्रोक को कांग्रेस आईटी सेल से कनेक्टेड बताने लगे। औरों की तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को देश के लिए छोड़ दिया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। देखो, वैसे ये एक पर्सनल मामला है, किसी पति पत्नी की आपस में ना बने, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। बात तो सही है।
लेकिन यही लोग खुद इस पर्सनल बात को बीच में लाते हैं, इसे अचीवमेंट के तौर पर दिखाने के लिए। देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, सेंस है इस बात का। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ एक चीज मैं साफ कर दूं, इससे पहले कि कुछ लोग रोएं कि बार बार सरकार को क्यों बीच में लाते हो, हमारे पापा की इसमें क्या गलती है। प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो इतने बड़े क्रेडिट जीवी हैं कि भाग भाग कर हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों का क्रेडिट कौन लेगा? ये इंडिया की इंटरनेशनल रैंकिंग्स देख लो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 134, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में रैंक 126, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रैंक 111 नीचे गिरी। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रैंक 104 नीचे गिरी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रैंक 159 2014 के कंपैरिजन में बहुत नीचे गिरी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन मोदी के समर्थक इन सब बातों को नहीं मानेंगे। उनके हिसाब से सारी रिपोर्टें झूठी हैं, ये सारे अखबार झूठे हैं, सबका कोई ना कोई एजेंडा है। केवल व्हाट्सएप पर जो दिखाया जाता है और गोदी मीडिया जो दिखाता है, बस वही सच। बात यहां यह है दोस्तों कि कोई सरकार यहां इतनी जहमत क्यों उठाएगी किसी सोल्यूशन के लिए, जब गोदी मीडिया के जरिए सरकार के सभी फेलियर्स को अचीवमेंट्स के तौर पर दिखाया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। टीवी पर क्या चल रहा है? सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ भारत लौट रहे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर ही बुलाई बैठक। इन थंबनेल्स को देखिए। गुस्से में मोदी, ऑर्डर से पूरी दुनिया हैरान, सेना को दे डाली खुली छूट, ठोकना शुरू। जो ब्रेन वॉश लोग इस सब में यकीन करते हैं, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में अलग ही दुनिया बना रखी। एक ऐसी दुनिया जहां पर धरती मोदी के अराउंड चक्कर लगाती है।